Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 7.3 लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेट वाज द रीजन कि मैंने जानबूझ के इसको लास्ट क्लास के साथ नहीं पढ़ाया था। मेरी कोशिश ये थी कि भाई इसको आप लोगों को अलग से समझाऊं क्योंकि है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन बेतहाशा पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। देखो बेटा, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी तो मेरी कोशिश होती है आपको साथ साथ ये भी गाइड कर सकूं कि भाई कौन सा क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसको मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कहता है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट एंड द लाइन passes through 2 -1। फाइंड द इक्वेशन। पहले तो आप क्वेश्चन की लॉजिक को समझो कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, किसी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का जिक्र कर रहा है, तो भाई आपको क्या निकालना है, इक्वेशन। आपके जहन में फौरन से सर हाशिम की इक्वेशन का टू इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर हाशिम ने क्या पढ़ाया था, देखो क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर कह रहे हैं, एक कंडीशन दे रहे हैं, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट एंड द लाइन पासेस थ्रू 2 -1। फाइंड द इक्वेशन। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन की दो बातें हैं, इस क्वेश्चन में दो लॉजिक्स हैं। पहले नंबर के ऊपर तो आपको पहले बात समझनी पड़ेगी कि भाई एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइन है और वो लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट को कट करते हुए जा रही है, सही है ना। आपके पास एक लाइन है, वो लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट को कट करते हुए जा रही है। आगे एग्जामिनर बड़ी इंटरेस्टिंगली कह रहा है, क्या कहता है कि भाई आगे एग्जामिनर कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उस पॉइंट की वैल्यू है आपके पास 2 -1। सही है, आपको खाली दो बातें गिवन है। आपको क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन है। पहले नंबर के ऊपर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारी क्वेश्चन के अंदर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा है। पहली बात तो ये गिवन है, अभी सारी बातें भूल जाओ, बहुत बुनियादी लेजे के ऊपर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर दो बातें क्या है कि भाई क्वेश्चन में एक तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का जिक्र आ रहा है, उसका करना क्या वो बाद में सोचेंगे, पहले इतनी बात क्लियर कर लो। दूसरे नंबर के ऊपर क्या चीज है कि भाई एग्जामिनर कहते हैं कि तुम्हारी जो लाइन है ना, ये (2, -1) से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे पता है एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए होता है, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास स्मॉल बी होता है। यानी कि भाई मुझे इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम तो आप यहां पे लिखोगे कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या यार मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे बेटा इक्वेशन ऑफ द लाइन को कैलकुलेट करना है, सही है ना। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है कि हमें लाइन की इक्वेशन को निकालना है, हमें ये बात तो मालूम है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एज वी नो डेट कि भाई चूंकि मेरी लाइन दोनों इंटरसेप्ट को क्रिएट कर रही है, चूंकि मेरी लाइन दोनों इंटरसेप्ट को क्रिएट कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होगा, x डिवाइडेड बाय ए प्लस का y डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वेश्चन की, इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए। मगर यहां पे आता है असल कॉन्सेप्ट कि सर हमें a तो पता ही नहीं है, हमें b तो पता ही नहीं है, हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। सर ना तो हमें a पता है ना हमें b पता है, तो सर लाइन की इक्वेशन किस पैटर्न के ऊपर फाइंड की जाएगी, हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो भाई इसको लॉजिकली सोचो, आपको a और b नहीं गिवन है, आपको ए और बी ही निकालना है, असल काम क्या है, ए और बी कैलकुलेट करना। तो याद रखिएगा, कभी भी ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा, तो आपको पेपर में दर हकीकत, ए और बी की अगर वैल्यू नहीं गिवन, तो वहां पे कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, जिस कंडीशन की बुनियाद के ऊपर हम इजीली ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंडली देखो, क्वेश्चन में एक पॉइंट भी गिवन है, 2, -1। ये पॉइंट इसीलिए गिवन है कि आपके लिए आसानी पैदा की जा सके। अब क्या मतलब है सर, आपकी बात का समझ में नहीं आया। चलो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है द एक्ट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। यानी कि अगर मैं लॉजिकली थोड़ा सा बात को सोचूं, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा देखो, हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक्स इंटरसेप्ट के मायने होते हैं स्मॉल ए का होना, सही है ना।
वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल बी का होना। वाई इंटरसेप्ट किसे कहा जाता है बेटा, स्मॉल बी को, सही है ना। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया। एग्जामिनर कहता है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, देखो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं स्मॉल ए को। मैथ्स के अंदर इसका मतलब होता है इक्वल टू द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ए, इसका मतलब इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। किसका रेसिप्रोकल है, वाई इंटरसेप्ट का। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, उल्टा करने को। रेसिप्रोकल कहते हैं डिवीजन के अंदर होने को। तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट इज यानी कि ए इक्वल टू किसके बराबर है, उल्टा है किसका, वाई इंटरसेप्ट का। वाई इंटरसेप्ट का मतलब बी, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1/b। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से इक्वेशन एक फॉर्म हो गई, एक कंडीशन फॉर्म हो गई। याद रखिएगा कभी भी इंटरसेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ए और बी कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, सम की, डिफरेंस की, बराबर होने की, कुछ ना कुछ गिवन होगा लाजमी तौर पे, क्लियर है, या रेसिप्रोकल की। तो जैसे यहां पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक्स इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए, इसका मतलब इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिवीजन में होना, किसका डिवीजन किसके साथ है, वाई इंटरसेप्ट के साथ है, यानी कि ए बराबर है किसके, 1/b के। तो ये मेरे पास एक कंडीशन फॉर्म हो गई। अब क्या करें सर, ये कंडीशन तो आ गई, तो भाई हम लोगों ने करना क्या है, ये जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, यानी कि जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, मुझे बेसिकली ए और बी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे ए और बी की वैल्यू को, क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन है उसका इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन में देखो एक कंडीशन तो आपको ये गिवन है कि ए इज इक्वल टू 1/b, एक कंडीशन तो ये गिवन है। एक और कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपकी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, आपकी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि आपको फॉर अ टाइम बीइंग एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। आपको फॉर अ टाइम बीइंग एक्स और वाई की वैल्यू क्या चीज है, गिवन है बेटा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई देखो आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वहां पे आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करो, ए इज इक्वल टू 1/b का, साथ साथ एक्स और वाई के अंदर इस पॉइंट की वैल्यू को प्लॉट कर दो, तो आपके पास ए और बी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और बी में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू वैसे निकाल लोगे, इज इक्वल टू 1/b के फॉर्मूले पे, सिंपल तरीके से चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दिखने में लग रहा होगा सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको हलवा लगेगा। अभी जरा बात समझते हैं, जितनी बातें मैंने करी हैं सारी रिपीट करता हूं कि देखो, हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन तो ये गिवन है कि भाई ए किसके बराबर है, 1/b के। साथ साथ एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी तो दी हुई है कि भाई 2, -1 लाइन पासिस थ्रू 2, -1। क्वेश्चन में हमें ये भी बताया हुआ है कि भाई जो लाइन है ना, ये लाइन पास कर रही है, लाइन पास कर रही है एक पॉइंट 2, -1 से, लाइन पासिस थ्रू 2, -1। इसका मतलब क्या है, देखो दुनिया में किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट होता है, मैं एज्यूम करता हूं मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो इतना तो एटलीस्ट अकलमंद होगा, चौथी जमात पांचवी जमात तो पास करके आया हुआ होगा, कि बेटा देखो दुनिया में किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिक तरीन कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का कि भाई अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर, किसी शेप के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसके मायने क्या हुए कि भाई एग्जामिनर अगर मुझसे कह रहे हैं कि लाइन एक इक्वेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है या ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मैं इन दोनों कंडीशंस का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि मैं यहां पे कहता हूं पुटिंग 2, -1 एंड a is equal to 1/b इन इक्वेशन अल्फा। यानी कि मैं इन दोनों कंडीशंस को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करूंगा तो मुझे अल्टीमेटली a या b की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे मेरे पास जब a और b आ जाएगा तो फाइनली इक्वेशन निकालना बच्चों का काम बन जाएगा। कभी भी ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें सारे क्वेश्चंस का पैटर्न तकरीबन एक जैसा ही होता है। कंडीशंस गिवन होंगी, कंडीशंस को अपनी इंटरसेप्टिंग इक्वेशन में डालते हो, ए और बी की वैल्यू निकालते हो, उसके बाद ए और बी को वापस डाल के अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल मेथड यार, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेटा देखो इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्स और वाई को डिनोट कर रहा है, सही है। तो हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवीजन में ए की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, 1/b, प्लस का साइन
y की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 1, और मेरे पास b का b एज इट इज इक्वल टू के बाद 1 का 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा 2b डिवाइडेड बाय 1। और प्लस माइनस का क्या होता है बेटा, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1 के। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवाऊं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी तो इट शुड बिकम 2b स्क्वायर। ये 1 1 पे जाके मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 1 बन जाएगा इक्वल टू के बाद 1। ये b डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 2b स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू के बाद b का b। तमाम एक जैसी वैल्यूज को, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास देखो एक क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, b की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटा देखो मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के ऊपर। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 1 नेगेटिव का 2 बनेगा। इस नेगेटिव के 2 को दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि बीच की वैल्यू बन सके। तो भाई जाहिर सी बात है यार, क्या बनेगा, नेगेटिव का 2 प्लस का 1। इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। किस में ब्रेक करूं, इसको मैं ब्रेक करता हूं नेगेटिव 2 प्लस 1 के ऊपर, तो नेगेटिव का 1 बनेगा। और नेगेटिव के 2 को वापस प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो वापस से आंसर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से ब्रेकेज करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का 1। मैंने मिडिल फैक्टर्स को ब्रेक कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो सके। सही है ना, मैं अपनी जगह की कमी की वजह से यहीं पे कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना। आपने पेपर के अंदर हर नेक्स्ट लाइन को यूटिलाइज करना है। बेटा मैं आपको गवर्नमेंट टीचर्स का पैटर्न बता रहा हूँ, जितना साफ सुथरा काम करोगे उतना आपके लिए आसानी है। इफ यू आर माई स्टूडेंट तो बेटा हमेशा आपने एम रखना है 100 नंबर्स का, 100 नंबर्स आपके मैथ से मुझे मिलने चाहिए। सही है ना। तो पहली दो टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, 2b कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b माइनस का 1। और देखो इन दो टर्म से मैंने 2b को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा b माइनस का 1। सही है ना। और इन दो टर्म्स के अंदर सिंपल प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अगेन b माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आ गया b माइनस का 1, और दूसरा फैक्टर आ गया 2b प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि दोनों को बारी बारी आप 0 पे सपोज करवाओगे, दोनों को बारी बारी क्या करवाएंगे, 0 पे सपोज करवाएंगे। तो यहां से मेरे पास b की एक दफा वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का 1 वहां पे जाएगा पॉजिटिव के 1 के बराबर। दूसरी दफा b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस वाले फैक्टर से प्लस का 1 वहां जाएगा, नेगेटिव का 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो b की दूसरी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1/2। क्या काम करा अभी तक, दोबारा पूरी काम को रिपीट कर देता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं करा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा कभी भी टू इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा ना, तो जाहिर सी बात है अगर आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट गिवन है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इस क्वेश्चन में हर्डल क्या होती है, असल मुश्किल क्या होती है, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना। यहाँ पे असल जो फंडा है ना, असल जो मसला है वो है ही ये ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो भाई इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या तरीकेकार होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो इतना मुश्किल लग रहा है। अरे बिलीव मी, बहुत सिंपल सा काम है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है बेटा। सही है ना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से सॉल्व करने के ऊपर जाना है। सर कैसे करेंगे वो ये तो समझाएं। कि देखो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारी लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, और साथ में उसने कंडीशन भी दी हुई थी कि तुम्हारा जो एक्स इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है किसका, वाई इंटरसेप्ट का, यानी कि ए इज इक्वल टू 1/b। तो हम लोगों ने क्या करा, क्योंकि मुझे ए और बी चाहिए, अगर ए और बी नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन मेरी एक पॉइंट से पास कर रही है, तो मैंने इस वाली वैल्यू को कंसीडर किया, और ये जो मुझे कंडीशन गिवन है ए इज इक्वल टू 1/b, इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा में डाला जो कि इंटरसेप्टिंग इक्वेशन थी, और वहां से मैंने फाइनली देखो बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये वाला सारा काम तो बच्चों वाला काम है भैया, ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा करता है हमारे मुल्क के अंदर। सिंपल कॉमन लेना, सिंपल मिडिल टर्म को ब्रेक करना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सिंप्लीफाई करवा दिया तो मेरे पास बी की दो वैल्यूज आ गई। अब देखो जब बी की दो वैल्यूज आ गई तो अब क्या करेंगे, अब इनको बारी बारी अपनी इस इक्वेशन में डालेंगे, इसको आप इक्वेशन बीटा कह लो। तो इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर बीटा में डालेंगे ताकि ए की भी वैल्यूज आ जाए। तो मैं इसको यहीं पे शो कर देता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन, पुटिंग b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बीटा, इन इक्वेशन नंबर बीटा।
तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/b। b की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो क्या a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 1 के बराबर। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। क्लियर है। इसी तरीके से b की वैल्यू है नेगेटिव का 1/2, इसको भी प्लॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से पुटिंग b इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/2 इन इक्वेशन नंबर बीटा। पुटिंग b इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/2 इन इक्वेशन नंबर बीटा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से a इज इक्वल टू 1 का 1 और डिवीजन का सिंबल। आगे b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 1/2। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स आपसे कहता है कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू नेगेटिव का 2। क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू नेगेटिव का 2। अब हमने करना क्या है कि देखो आपके पास दो वैल्यूज आई थी b की, तभी आपके पास a की भी दो वैल्यूज आई हैं। तो हमने b की वैल्यू जब 1 थी तो a की वैल्यू भी क्या आई 1, b की वैल्यू जब नेगेटिव का 1/2 थी तो a की वैल्यू क्या थी -2। तो हमने बारी बारी इनको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन अल्फा में डालना है, तो हमारे पास इक्वेशंस का आंसर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पहले हम लोग लिखेंगे पुटिंग पुटिंग b इज इक्वल टू 1, a is equal to 1 in equation alpha, इन इक्वेशन अल्फा। तो अब की बारी में आपने एक्स और वाई की जगह पे उस पॉइंट की वैल्यू को यूटिलाइज नहीं करना, क्योंकि अब तो आप इक्वेशन निकाल लो ना। इक्वेशन कहते ही किसे हैं, हो सकता है किसी बच्चे को पता ही ना हो इक्वेशन किसे कहते हैं। भाई इक्वेशन दुनिया में कहा जाता है ऐसी टर्म को जिसके अंदर वेरिएबल्स यानी कि एक्स और वाई मौजूद हो, दूसरे नंबर पे जिसमें इक्वल टू का साइन मौजूद हो, तीसरे नंबर पे जिसके पास कांस्टेंट हो। कोई टीचर आपको नहीं बताएगा कि इक्वेशन कहते कैसे हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर था पहले इक्वेशंस का, नालायकों ने वो चैप्टर ही उड़ा दिया। अबे इन नालायकों को समझाएगा कौन कि भाई बच्चे को इक्वेशन का मतलब ही नहीं पता होता। बच्चा बोल रहा है सर कि हम ए की वैल्यू भी डाल दें, बी की वैल्यू भी डाल दें और एक्स और वाई का जो पॉइंट गिवन है वो भी डाल दें। तो बेटा फिर फाइंड क्या कर रहे हो, जब सारी चीजें डाल दोगे तो अननोन क्या है। तो रिमेंबर दिस थिंग, इक्वेशन कहते हैं ऐसी टर्म को जिसके पास कोई वेरिएबल हो, कोई अननोन हो, इक्वल टू का साइन हो, कांस्टेंट लाजमी एग्जिस्ट करता हो या जीरो भी एग्जिस्ट कर ले कोई इशू नहीं है। तो ये कहलाती है दुनिया में इक्वेशन की टेक्नोलॉजी, इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी। क्या कहलाती है, इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी। क्लियर है। तो भाई 2 को कॉमा -1 में डाल देना, एक्स और वाई को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल ए और बी की वैल्यू को डालना है। तो ए की जगह पे आ जाएगा 1, सिमिलरली बेटा बी की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो आपके पास सिंपल क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस का y इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। क्या आंसर आ गया भाई, सर ये तो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास मेरा एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, दूसरे नंबर के ऊपर जो दूसरा सेट ऑफ पॉइंट गिवन है उसको डालो। तो पुटिंग b इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/2 एंड a की वैल्यू है नेगेटिव का 2, किसके अंदर, इक्वेशन अल्फा के अंदर। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय a की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 2 के, प्लस का साइन, सही है ना, प्लस का साइन। देन हमारे पास y का y एज इट इज, b की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 1/2 के इक्वल। अच्छा बेटा अब देखो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय 2, सही है ना। ये प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस बन जाएगा, नीचे वाली टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखेगी। तो क्या बन जाएगा भाई, नीचे वाली टर्म जब नीचे से ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है पलटी खा के लिखा जाएगा, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2y और नीचे वाला 1 का 1 एज इट इज इक्वल टू के बाद 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म अपने क्रॉस के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बेटा। इक्वल टू का इक्वल टू 1 का 1, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके सिंपल मल्टीप्लाई कर लेगा। तो क्या बन गया, नेगेटिव का x नेगेटिव का 4y इक्वल टू के बाद 2 का 2। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि देखो x वाली टर्म्स हमेशा पॉजिटिव फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस का 4y प्लस का 2। ये सिंपल तरीके से आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यानी कि देखो इस लाइन की दो इक्वेशंस बन रही हैं, इस लाइन के ऊपर क्या आ रही थी, दो इक्वेशंस आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई दो आपके आंसर्स आए थे ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने पे दो ए और बी के पॉइंट्स आए थे, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। तो यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से इस लाइन की दो इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये इक्वेशन भी करेक्ट है। क्लियर है बेटा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या
मुश्किल बात है बेटा। दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज कवर करवाते हुए पढ़ाया है। अब देखो इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से उसको गो थ्रू करते हैं, देखते हैं उसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से तमाम बच्चे अपने पास कॉपी डाउन करेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू -2 कॉमा -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी बाय द वे पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है। चलो मैं भी साथ में क्वेश्चन आपको दूंगा। इसके बाद एग्जामिनर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू -2 कॉमा -4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। देखो अगेन आपको दो तरह की कंडीशंस गिवन है। ये क्वेश्चन भी मार्क कर लो, ये भी आपकी पुरानी वाली किताब में भी मौजूद है और बहुत दफा पेपर्स के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है और वो लाइन आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट करते हुए जा रही है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहां पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू -2 कॉमा -4। -2 कॉमा -4 का यही मतलब है ना कि यहां पे मेरा पॉइंट कोई एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। एग्जामिनर कहता है कि भाई सम ऑफ इंटरसेप्ट। अब देखो क्वेश्चन में यहां पे एग्जामिनर ने क्या जुमला दिया हुआ है कंडीशन के अंदर, एग्जामिनर कह रहे हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो भाई सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट दो ही होते हैं, सही है ना। जब कभी लिखा नहीं है एक्स है कि वाई है तो इसका मतलब दोनों है। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स की वैल्यू उसने आपको दे दी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का जो सम है वो 3 के बराबर है। तो अगेन देखो आपको दो तरह की कंडीशंस गिवन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्ली काम करना है बेटा। मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो कोई किसी बेकार किस्म के बंदे से नहीं तालीम हासिल कर रहे, तो ये नहीं कि फौरन फौरन काम बस आपको करवाया और छपाया और निकल गए, नहीं भाई इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखो क्वेश्चन में दो बातें करी हुई हैं। पहले नंबर के ऊपर क्या है कि भाई वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहली चीज तो बड़ी सिंपल सी, अब मैं कैसे सॉल्व करने के ऊपर जाऊं। तो बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या लिखा कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करा कि भाई देखो मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। अब मुझे मालूम है कि चूंकि इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात करी हुई है, तो जाहिर सी बात है एक ही दफा फॉर्मूला लिख देते हैं लाइन की इक्वेशन निकालने का। तो मैं क्या कह सकता हूं, एज वी नो डेट तो मैं सिंपल तरीके से बेटा यहां पे क्या लिखूंगा, एज वी नो डेट, सही है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। अगेन पहली स्ट्रगल हमारी क्या है, ए और बी की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो वो हम इजीली निकाल लेंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन में दो बातें करी हैं। पहले नंबर के ऊपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या आपको डेटा गिवन है, अब उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो मुझे क्या क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि लाइन इज पासिंग थ्रू -2 कॉमा -4, यानी कि एक तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो लाइन है ना ये कहां से पास कर रही है, लाइन पासिस थ्रू -2 कॉमा -4। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया आपके पास सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3 है, यानी कि भाई तुम्हारे पास सम ऑफ इंटरसेप्ट्स क्या है, 3 के बराबर। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, दुनिया में दो ही इंटरसेप्ट होते हैं, एक तो एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, सम ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि भाई तुम्हारे दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है ना वो किसके बराबर है, इसका मतलब होता है मैं इसमें इक्वल टू 3 के बराबर है। तो यानी कि यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, प्लस का बी वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का बी बन जाएगा बेटा। तो यानी कि मेरे पास ए किसके बराबर आ गया, 3 माइनस के बी के, तो आप इसको बेशक इक्वेशन बीटा कह लो। अब क्या काम करेंगे भाई, ये जो दोनों कंडीशंस आपको गिवन है ना, इन दोनों कंडीशंस को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट करवाएंगे और वहां से ए या बी जिसकी भी वैल्यू आ रही होगी उसको निकाल लिया जाएगा। कैसे करेंगे भाई, इसको यहां पे आप लिख दीजिए, पुटिंग 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 क्या लिखूंगा भैया, पुटिंग ए इज इक्वल टू 3 माइनस का बी और साथ में -2 कॉमा -4 इन इक्वेशन अल्फा,
यानी कि इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर अल्फा में डाल रहे हैं। तो बेटा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2 आ जाएगा। नीचे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस का बी आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, वाई की जगह पे क्या आएगा, नेगेटिव का 4। और नीचे बी का बी एज इट इज इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर। देखो बेटा नीचे वाली टर्म सिंपल नीचे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यानी कि b जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस के b से। ये जो b है ये अपने क्रॉस पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2b। ये 3 माइनस का b अपने क्रॉस पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस का एक तो -4 ये हो गया, इंटू 3 माइनस का b एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद 1। देखो क्या काम करा, दोबारा समझ लो। नीचे वाली टर्म्स जो है ये नीचे ही आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये जो b है ये अपने क्रॉस पे जाके अपने ऑपोजिट पे जाके -2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो नेगेटिव का 2b बन गया। ये माइनस प्लस माइनस का 4 एज इट इज, और ये 3 माइनस का b अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। इसको अब जरा सिंप्लीफाइड करके अगर मैं लिखूं तो क्या बन गया, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव का 2b माइनस का 4, जब ब्रैकेट ओपन होगा दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 4b का 4b। इसी तरीके से अगर मैं और सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर जाऊं, तो ये b इंटू 3 माइनस का b जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल क्या बन जाएगा, 3b माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का बी स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 2b माइनस का 12, आगे आ जाएगा प्लस का 4b इक्वल टू 0। तो बेटा देखो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 2b माइनस का 5b माइनस का 5 प्लस का 4 किसके बराबर होगा, सिंपल माइनस के b के। फिर आगे क्या है, माइनस का 12 है इक्वल टू 0 का 0। तो ये मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। बेसिक मैथ से भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको फर्दर, भाई सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करवा दिया जाएगा। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करवाऊंगा, भाई बेसिक चीज है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर आ गया, उसको दो नंबर्स में ब्रेक करो कि बीच की वैल्यू बननी चाहिए। तो साफ तौर पर दिख रहा है नेगेटिव का 12 है, इसका मतलब प्लस का 4 और नेगेटिव का 3, ये नहीं, नेगेटिव का 4 प्लस का 3। अगर मैं -4 को मल्टीप्लाई करवाता हूं प्लस के 3 के साथ, तो नेगेटिव का 12 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और नेगेटिव का 4 प्लस का 3 नेगेटिव का 1 बनेगा, जो कि मुझे बीच में चाहिए, यानी कि सही ब्रेक करने हैं। तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बी स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का 3b माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये मत पूछिएगा मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, बेटा चौथी जमात में पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट। आई होप ये बात वैसे मैंने इतनी डिटेल में कर दी, क्लियर हो ही गया होगा। पहली दो टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, बी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी माइनस का 4। लास्ट की टू टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, प्लस का 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b माइनस का 4 इक्वल टू 0। इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो बेटा देखो हमारे पास एक फैक्टर आ गया b माइनस का 4, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बेटा, b प्लस का 3 इक्वल टू के बाद 0 का 0। तो हमने क्या काम करना है, दोनों को बारी बारी 0 पे कंसीडर कर लेना है, दोनों को बारी बारी क्या करना है बेटा, सिंपल 0 पे कंसीडर कर लेना है। तो हमारे पास b की वैल्यू एक तो आ जाएगी किसके बराबर, 4 के बराबर। दूसरे नंबर पे b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस का 3 वहां पे जाएगा, तो नेगेटिव के 3 के बराबर। यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से b के दो आंसर्स आ जाएंगे। एक b का आंसर किसके बराबर होगा, अरे भाई एक b का आंसर होगा 4 के बराबर, एक होगा -3 के बराबर। इन दोनों को उठा के सिंपल इक्वेशन नंबर बीटा में डालोगे तो a के भी आंसर्स आ जाएंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बारी बारी काम करूंगा। पहले लिखूंगा पुटिंग b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन बीटा। तो क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस का b किसके बराबर है, 4 के। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 1। क्या आ जाएगी भाई, नेगेटिव का 1। सिमिलरली दूसरे नंबर पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पुटिंग b इज इक्वल टू -3 किसके अंदर, इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस का साइन फॉर्मूले का, b की वैल्यू देखो क्या बनेगी, हमारे पास अब की बारी में b किसके बराबर है, -3 के। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सिंपल तरीके से 6 के बराबर। तो आपके पास a आ गया 6 के बराबर। अब फाइनली आपको देखो b भी मिल गया, a भी मिल गया, इस b पे इसका a भी मिल गया। तो बारी बारी दोनों को उठा के इक्वेशन
इक्वेशन नंबर अल्फा में डालेंगे, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ पुटिंग b इज इक्वल टू 4, पुटिंग b इज इक्वल टू 4, और उस b इज इक्वल टू 4 पे a की वैल्यू क्या थी, -1। पुटिंग b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन किसके ऊपर डालना है भैया, इक्वेशन नंबर अल्फा पे, x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय a की वैल्यू -1 है, प्लस का y डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, इक्वल टू के बाद 1 का 1। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, एलसीएम ले लिया जाएगा, नीचे आ जाएगा यार इसको वैसे आसान तरीका पता है क्या एलसीएम लेने का, कि भाई नेगेटिव के साइन को जो है ना ऊपर वाली टर्म के साथ लिख दिया करो, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अगर करना चाहते हो तो चलो कर लो, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे कंफ्यूज हो जाओगे मुझे लग रहा है। तो यार मैं एक काम करता हूँ, देखो नीचे जो नेगेटिव बनता है ना, इसको मैं ऊपर वाले साइन के साथ लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे रखो या ऊपर रखो, बात एक ही है, सही है ना। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा यार, आप सकून में मल्टीप्लाई करवाओगे। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है, ये 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा नेगेटिव का 4x, 1 जाके y से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा प्लस का y, इक्वल टू के बाद 1 का 1, ये 4 डिवाइड हो रहा है, हमारे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया, नेगेटिव का 4x प्लस का y इक्वल टू के बाद 4। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 4x आगे हो जाएगा, प्लस का y जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का y, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव का 4 मौजूद था। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से हमारी पहली वाली इक्वेशन का आंसर आ गया, ये पहली इक्वेशन का आंसर आ गया। अब जो आपको ए और बी की दूसरी वैल्यूज गिवन है उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो बेटा देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से b की वैल्यू किसके बराबर है, -3 के, और a की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। तो इनको उठा के क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट कर देंगे। क्लियर है बच्चा, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर अल्फा में प्लॉट कर देंगे। तो भाई कैसे करेंगे, सिंपल x डिवाइडेड बाय a किसके बराबर है, 6 के, प्लस का y डिवाइडेड बाय b किसके बराबर है, -3 के, इक्वल टू के बाद 1 का 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो क्या करवाऊंगा, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नेगेटिव का 3 इंटू 6 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 18, नेगेटिव का 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 3x बन जाएगा, 6 जाके y से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव का 6y बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 1। ये 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा नेगेटिव का 3x प्लस का 6y इक्वल टू के बाद 18। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा प्लस का 3x प्लस का 6y, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है माइनस का 6y बन जाएगा, इधर पॉजिटिव का 18 एरिडिस का एरिडिस, पूरी वैल्यू में से बेशक आप 3 को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, पूरी वैल्यू में से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई बच्चा बोले सर ये कैसे आ गया, अरे भाई पूरी इक्वेशन में से अगर आप 3 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा आपके पास पूरी इक्वेशन से। अगर आपने 3 को कॉमन ले लिया, अब देखो ये इक्वल टू के स्तर पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करने से पहले इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इस तरह की दो कंडीशन तो आपने पढ़ ली ना, एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा। कि लेट सपोज उस कंडीशन में मैं आपसे कहता हूं कि देखो क्वेश्चन आपका यही रहेगा, मैं कहता हूं क्वेश्चन में पॉइंट बेशक यही कंसीडर कर लो, मगर मैं एक कंडीशन आपको दे रहा हूं, बच्चों को मैं मशवरा दूंगा कि भाई उसको सॉल्व कर लीजिएगा। गिफ्ट का क्वेश्चन है कि एग्जामिनर आपसे कहता है, लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपकी लाइन है वो -2 -4 से पास कर रही है, मगर मैं कंडीशन ये देता हूं कि इफ x intercept and the y intercept has the same magnitude, if x and y intercept has the similar magnitude, इसका मतलब क्या होगा, अगर कभी आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले कि भाई तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक्स और वाई इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड सिमिलर है। अब मेजॉरिटी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बाखुदा मेजॉरिटी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो सर शायद बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। हालांकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 -4 कर लो, या चलो मैं पॉइंट भी चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन बाय द वे पास पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है, ये क्वेश्चन पास पेपर्स का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं किसी वजह से। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 6 and makes the intercept on the axis such that
कंडीशन देता है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, कहता है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव ये एक क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है वो एक 0.5, 6 से पास कर रही है। आगे कहता है, विच पासेस थ्रू द 0.5, 6 एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं? सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। बेटा किसी वजह से क्वेश्चन दिया है, इसको आपने लाजमी तौर पे सॉल्व करना है। एग्जामिनर कहता है सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? मतलब बता देता हूं किसी बच्चे को अगर कंडीशन समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि भाई पॉइंट आपको गिवन है, आपको कंडीशन क्या गिवन है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों का जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिमिलर है, दोनों आपस में बराबर हैं। और कैसे बराबर हैं? कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जा चुका है। या फिर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो भी पेपर में आता है, सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी, कि इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ 0.5, 6 एंड मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सच दैट। अब यहां पे एग्जामिनर कहता है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। एग्जामिनर आपको कंडीशन क्या देगा? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर तो हैं, मगर कैसे बराबर हैं? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा आया हुआ है। सही है ना? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सही है ना? बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई a इज इक्वल टू नेगेटिव बी, क्योंकि देखो दोनों आपस में बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, कोफिशिएंट दोनों के बराबर है, मगर डायरेक्शन कैसी है बेटा? अपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे के साथ अपोजिट है। तो ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट किए हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। मैं दोनों को आपको बोलो तो आंसर बता देता हूँ भाई, मुझे कोई मसला नहीं है आंसर छुपा के रखने का। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सही है ना? इस वाले का आंसर होगा मेरे पास, चेक कर लेता हूं, ये होगा x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर होगा, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। दोबारा सुन लीजिए, दोनों क्वेश्चन का डेटा सिमिलर है भाई, कोई डेटा मैंने नहीं अपने पास से आपको बना के दे रहा। ये पास पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, वो लाइन पास कर रही है एक 0.5, 6 से, और वो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है बोथ दी एक्सिस के ऊपर इस तरीके से कि पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव, यानी कि दोनों के दोनों इंटरसेप्ट दूसरे के बराबर हैं और पॉजिटिव के अंदर है। दूसरे वाले के अंदर अगेन डेटा सिमिलर है, पॉइंट सिमिलर है। एग्जामिनर बस ये कह रहा है कि भाई क्या काम हो रहा है? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए इज इक्वल टू नेगेटिव बी या फिर बी इज इक्वल टू नेगेटिव ए, कोई भी कंसीडर कर लो, बात एक ही होती है। तो इन दोनों दोनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर भी लिख दिए, आपने सॉल्व खुद से करना है। सही है ना बेटा? कोई मुश्किल चीज नहीं है, चुटकी बजाने का काम है, आई नो आप इजीली कर लोगे। तो ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से गिफ्ट के हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, अगेन अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन है भाई। देखते हैं इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो अपने पास, जल्दी जल्दी से तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 को लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 5, 6 एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। यानी कि आपकी बारी में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अच्छा, अब डेटा आपने खुद बनाना है बेटा। सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे? मैंने आपको डेटा बनाने का तरीका बता दिया ना। आप लिखोगे वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सिंपल तरीके से आपने डेटा अपना बनाना है। मैं डायरेक्टली कंडीशन के ऊपर जा रहा हूं, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और फिर एज बी नो डेट करते हुए फॉर्मूला लिख दो, या पहले फॉर्मूला लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस का वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1। सही है ना? सिंपल जो हमारे पास इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है, जिस पॉइंट से क्या हो रहा है? आपकी लाइन पास कर रही है। तो आपकी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 5, 6 से। आगे एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि भाई एंड द एक्स इंटर वाई इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? b को। तो y इंटरसेप्ट इज का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इक्वल टू। यानी कि y इंटरसेप्ट इज, इसका मायने क्या हो गया? इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसेप्ट। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? एक्स इंटरसेप्ट का। तो यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है? दो गुना है, किसका? दो गुना एक्स इंटरसेप्ट का भाई।
किसका 2 गुना? एक्स इंटरसेप्ट का। कोई मुश्किल चीज नहीं है प्यारे बेटे, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक तरीके से लेके चलेंगे। जो बंदा कहता है ना मैथमेटिक्स कोई बहुत मुश्किल चीज है, क्या मुश्किल है यार, बच्चों वाली चीज है भाई। नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे पास, क्लियर है बेटा, कोई इशू की बात नहीं है इसके अंदर। देखो लॉजिक क्या है, सॉल्व करने की लॉजिक को पिक करो। एग्जामिनर क्या कह रहा है? वाई इंटरसेप्ट यानी कि बी, इसके मायने इक्वल टू ट्वाइस डेट ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट यानी कि 2 गुना है। तो भाई सबसे पहले आपको ए और बी चाहिए, तो भाई सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और ये जो कंडीशन गिवन है ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दोगे। तो बेटा देखो मैंने ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज करके हाथ पकड़ के लिखवाना सिखा दी है, अब फॉर्मेलिटी वाइज अब आप लिखोगे, सही है ना? तो ये बन गया 5/a प्लस का y किसके बराबर होगा? y बराबर होगा 6 के, और b की वैल्यू कंडीशन के तौर पे आपको 2a गिवन है, इक्वल टू के बाद 1। ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे? 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है। तो ये बन गया मेरे पास 5/a प्लस का 3/a इक्वल टू 1। तो चूंकि दोनों टर्म्स के नीचे देखो एलसीएम सिमिलर आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू को एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 5 प्लस का 3 8 होता है, इक्वल टू के बाद 1। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास a की वैल्यू बराबर आ जाएगी किसके? 8 के। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा? सिंपल वे में 8 के बराबर आ जाएगी, क्लियर है ना बेटा? आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 8 के बराबर। अब आपने करना क्या है, इसको उठा के इस वाली इक्वेशन में प्लॉट कर दोगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बेटा b इज इक्वल टू 2a है, तो भाई a की जगह पे a की वैल्यू को डालोगे तो क्या बन जाएगा? 8 2 16, तो b की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। इस तरीके से आपके पास बी का आंसर भी आ जाएगा, समझ में आती है बेटा? अब इन ए भी जब मिल गया, बी भी जब मिल गया, इसको उठा के इस इक्वेशन में डालोगे तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके दिखाया क्योंकि सॉल्व आपने करना है प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बेटा ऊपर बहुत डिटेल में बताया ना, एक एक चीज लिखवा लिखवा के बताया, तो इतनी तो मेरी हक बनता है यार, मैं अपने बच्चों को बोलूं कि मुझे सॉल्व करके दिखाएं, सही है ना? ये 3 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन जो मैंने 2 होमवर्क के दिए और ये वाला क्वेश्चन मैंने खैर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपने सॉल्व खुद से कर लोगे, क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, find an equation of a line 11 comma negative find the equation of a line through 11 comma negative 5 and parallel to the line having the slope 3 comma 3 divided by 2। कोई मसले की बात नहीं है। देखो भाई इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार तुम्हारे पास 2 लाइनें हैं और वो 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जरा बात को समझिएगा, बात बड़ी इंटरेस्टिंग करी है एग्जामिनर ने। एग्जामिनर कह रहा है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और उस पॉइंट की वैल्यू गिवन है 11 कॉमा नेगेटिव 2, सही है ना? एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 11 कॉमा नेगेटिव 2, आपको इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई उस लाइन के पैरेलल के अंदर जो दूसरी लाइन है, उस लाइन का स्लोप बराबर है किसके? 3/2 के। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया यार, क्या मुश्किल बात है भाई, इक्वेशन निकालनी है निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेट सपोज ये आपकी लाइन 1 है बेटा, ये आपकी लाइन 2 है, सही है ना? फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तो एग्जामिनर ने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई जिस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है ना, हमें उसकी इक्वेशन चाहिए। तो आप देखो ऑल्दो ये मुझे नहीं लगता है 5 नंबर के लिए आएगा, सही है ना? बट चलो आ गया है, तो फिर आप प्रॉपर्ली डेटा पहले बनाओगे, क्या लिखोगे? वी हैव टू फाइंड, ये सबसे पहले तो आसान भाषा में लिखोगे, लेट L1 एंड L2 आर देयर 2 पैरेलल लाइंस। लेट L1, देखो प्रॉपर्ली काम करना होता है, लेट L1 एंड L2 आर द 2 पैरेलल लाइंस, आर द 2 पैरेलल लाइंस, आर द 2 पैरेलल लाइंस, सही है ना? अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2। we have to find we have to find equation of line 2। we have to find the equation of line 2। हमें line 2 की इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है यार, हमारे पास देखो सिंपल तरीके से लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है? पैरेलल है। तो भाई वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2। सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, सिंस बोथ द लाइंस आर पैरेलल, हमें पता है कि दोनों लाइनें कैसी हैं, सिंस बोथ आर पैरेलल। अरे भाई दुनिया में कभी भी 2 लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, यानी कि लाइन 1 क्या है? पैरेलल है किसके? लाइन 2 के। इसका मतलब क्या है? दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो आपस में बराबर होगा। तो भाई अगर मेरे पास लाइन 1 का स्लोप 3/2 है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि भाई अगर लाइन 1 का जो स्लोप है
ये 3/2 है। तो प्यारे बेटे लाइन 2 का भी जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। यानी कि भाई मेरे पास यहाँ पे इस लाइन का स्लोप भी क्या है, 3/2 के बराबर है। तो भाई अब देखो इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन निकालना तो बच्चों का काम है फिर इसका मतलब। तो यानी कि नाउ इक्वेशन, नाउ फाइंडिंग द इक्वेशन, नाउ फाइंडिंग इक्वेशन, नाउ फाइंडिंग इक्वेशन। तो बेटा देखो आपके पास स्लोप क्या है, स्लोप आ गया हमारे पास 3/2 के, और मेरे पास पॉइंट किसके बराबर है, 11, -2 के। किसके बराबर है, 11, -2 के, सही है ना। ये मेरे पास आ गया मेरा x1/1। अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो भाई, फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो मेरे शागिर्दों। है भाई y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप, आगे क्या था, x माइनस का x1, शाबाश। y माइनस का y1, y1 बराबर है -2 के, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, +2। स्लोप बराबर है किसके, 3/2 के, आगे क्या हो जाएगा, x माइनस का x1, x1 इज बेसिकली 11। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट शुड बिकम 2y प्लस का 2 2 4 इक्वल टू के बाद 3x माइनस का 3 इंटू 11 33। तमाम वैल्यूज को बेटा अगर एक तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस का 4, वहां पे जाएगा माइनस का 4 बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 36 और 1 37। तो ये आपके पास सिंपल तरीके से बेटा क्या हो गया, ये हमारे पास सिंपल तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी थी। क्या मुश्किल बात है यार, कौन कहता है मैथ्स मुश्किल है भाई, कौन कहता है मुश्किल है, मुझे भी बताओ भाई। हम भी उससे जाके पूछेंगे ऐसा क्या मुश्किल है मैथमेटिक्स के अंदर। अरे बच्चों वाली चीज है बेटा, बात बताओ भी पल्ले पड़ती है, बात समझ में होती है, तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर होती है, किसी बच्चे को इसमें कोई मसले की बात। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वैसे मैंने जो क्वेश्चन आपको सामने सॉल्व करके दिखाया है वो भी सही है, मगर यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन है बेटा 11, -5 गिवन है। पता नहीं मेरे जहन में 11, -2 चला था, खैर है कोई मसले की बात नहीं है भाई। अब 11, -5 पे सॉल्व कर लो। चलो मैं चेंज करवा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। देखो इसमें छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते होते भाई। मेरा काम देखो, मैं जब लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ ना भाई, मैं बैठ बैठ के लेक्चर्स को रिकॉर्ड नहीं करता, मेरी मुझे फ्रीक्वेंट पढ़ाने की आदत है, मुझे ऑन दी फ्लो चलने की आदत है भाई। कोई मसले की बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझाना मेन मकसद है ना। कोई भी वैल्यू आ सकती है पेपर के अंदर, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे सर आपने क्वेश्चन गलत ले लिया था। अबे तो उसमें क्या मसले की बात है, गलत ले लिया तो भाई तुम्हें सॉल्व करना है ना, समझ में आना चाहिए, समझा दिया मैंने। क्या मसले की बात है इसमें, सॉल्व कर लो इसको, क्या इशू है, बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्लियर है। तो क्या बन जाएगा भाई, चलो मैं करके बता देता हूँ। इसको जब आप ओपन अप करवाओगे ना तो ये बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस का 5 इक्वल टू के बाद स्लोप की वैल्यू थी 3/2 के इंटू x माइनस का x1 डेट इज 11। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y प्लस का 5 2 10 इक्वल टू के बाद 3x माइनस का 3 11 33। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस का 10, वहां पे जाएगा माइनस का 10 बनेगा, तो माइनस का 33 और माइनस का 10 ये बन जाएगा माइनस का 43। सिंपल तरीके से आपके पास क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा होगा, डेट्स द लॉजिक भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना, उसको सही कर लीजिएगा। अच्छा, सिमिलरली इसको एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसको तो आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एग्जामिनर, भाई बच्चों वाली चीज है यार, हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं हमारे मुल्क के, बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। आप बोलोगे सर ये एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान बना दिया आपने, अरे भाई आसान नहीं है बेटा, इसको आसान बनाया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप -3 2, कोई 3/2। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा है भाई आपके पास दो लाइनें हैं, अब देखो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व खुद से करना है, मगर मैं आपको रफ वर्क के ऊपर कंप्लीटली सॉल्व करवा के पैटर्न बता रहा हूँ। देखो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि भाई बाकी टीचर्स तो सिर्फ यही सॉल्व करवाते हैं, मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप कभी कभी डिटेल में पढ़ाता हूँ ना, कुछ क्वेश्चन में मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई डिटेल्स आप खुद लिख लीजिएगा, स्टेप्स आप खुद कवर कर लीजिएगा, मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट देके क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4 -6, यानी कि एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है -4 -6। आगे एग्जामिनर कहता है ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के, और उस लाइन के ऊपर स्लोप गिवन है, उस लाइन का स्लोप गिवन है किसके बराबर,
नेगेटिव के 3/2 के बराबर। लेट सपोज ये लाइन 1 है, ये आपको उसका स्लोप गिवन है। तो अब मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो जाहिर सी बात है भाई, इस लाइन को अगर आप लाइन 2 कह रहे हो तो इसका स्लोप भी m2 के बराबर होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2, या फिर आप पहले लिखोगे लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे? सिंस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, सिंस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो बेटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्लोप्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो अगर पहली वाली लाइन का स्लोप नेगेटिव का 3/2 है, तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और यहां पे देखो ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास m2 यानी कि लाइन 2 का स्लोप आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया? लाइन 2 का स्लोप आ गया। अब चूंकि हम लोग लाइन 2 का स्लोप कैलकुलेट कर चुके हैं, अब देखो बेटा मेरे पास जो ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो भाई इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि देखो आपको इस वाली लाइन का स्लोप गिवन था, आपने परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया। अब इस लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको एक पॉइंट गिवन है, दैट इज नेगेटिव का 4, -6। तो सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूले को यहां पे लिख दीजिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप इंटू x माइनस का x1। हमारे शागिर्द के लिए बच्चे वाली चीज है भाई। तो क्या बन जाएगा? y माइनस का y1, y1 किसके बराबर है? -6 के, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 6 बन जाएगा। स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? 2/3 के। आगे हो जाएगा x माइनस का x1, x1 इज बेसिकली इक्वल टू -4, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 4 बन जाएगा। ये देखो बेटा 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3y प्लस का 6 3 जार 18 इक्वल टू के बाद 2x का 2x प्लस 4 2 जार 8। तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करूंगा, ये बन जाएगा 2x माइनस का 3y, माइनस का प्लस का 18 जब वहां पे जाएगा तो माइनस का 18 बनेगा, प्लस का 8 और माइनस का 18 ये आ जाएगा माइनस के 10 के बराबर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है भाई। ये एक्सरसाइज क्या होती है? मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। तो मुझे बताओ, बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, बात क्लियर होती है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। अरे बेटा आसान नहीं थी, इसको आसान बनाया गया है। क्लियर है बेटा? तो भाई आपने लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए, इसका मतलब होमवर्क है भाई, उनको आपने सॉल्व करना है, समझना है, और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कितनी बात क्लियर होती है। साथ साथ एप्टीट्यूड की तैयारी करना लाजमी तौर पे स्टार्ट करें। इस दफा एनईडी का टेस्ट मई के अंदर होगा, फास्ट का टेस्ट भी पहले होने के चांसेस हो सकते हैं, नस का टेस्ट तो आपके पास ऑलरेडी नेट 1 दिसंबर में आएगा, फिर फरवरी में नेट 2 होगा, आईबीए का टेस्ट भी पहले आएगा। तो न्यू मेरा ई कैट एमडी कैट का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग